हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस फर्स्ट सेशन ऑफ CIP ABM क्लास नंबर 1, जहाँ पर मैं आपको करवाने वाली हूँ मॉड्यूल ए के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दिस इज़ क्लास नंबर 1, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉड्यूल ए के। ये सेशन उन सभी के लिए यूज़फुल है जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं जून 2024 के लिए। ठीक है, तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जून 2024 एग्जाम के लिए, देन यू हैव टू वॉच दिस निश्चय सीरीज रेगुलरली। ठीक है, मेरा नाम है प्रियांशु, मैं आपकी ABM की मेंटोर हूँ। मैं आपको 2 मॉड्यूल पढ़ाती हूँ, विच इज़ मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल सी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छा एक बार मुझे बता दीजिए, ऑडियो एंड वीडियो इज एवरीथिंग परफेक्ट एंड फाइन? इफ येस, देयर इज सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं। उन सभी के साथ एक बार इस सेशन के लिंक को शेयर जरूर करते जाइए। सेशन के लिंक को फटाफट शेयर करते जाइए एंड प्लीज डू लेट मी नो कि ऑडियो एंड वीडियो एवरीथिंग इज परफेक्ट। चलिए, so meanwhile let's see the question number 1. The question number 1 says, read the following statement carefully and choose the incorrect one in relation to functions of statistics. So in relation to the function of statistics, you are required to tell which among the following statements are incorrect one. Number 1, statistics represents the facts in indefinite form. Statistics simplify complex data. It provides technique of comparison. It studies the relationship between only two variables. It helps in formulating policies. आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है. You are required to choose the incorrect statement. Now, first is stats represents the data in indefinite form. माने not in a definite form. तो ये वर्ड यहाँ पे गलत है. स्टैट्स रिप्रेजेंट करता है हमें डेटा डेफिनेट फॉर्म में. कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करता है, विच इज करेक्ट. टेक्निक ऑफ कंपैरिजन देता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. इट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन ओनली टू वेरिएबल्स. तो यहाँ पे जो वर्ड है ओनली सीम्स अ प्रॉब्लम. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ. नेक्स्ट वन, आपको यहां पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है. यू आर सपोज टू मैच द फॉलोइंग. हमें क्या करना है? मैच करना है. क्वालिटेटिव बेस, क्वांटिटेटिव बेस, ज्योग्राफिकल बेस, क्रोनोलॉजिकल बेस. क्या होगा राइट आंसर? दिस इज एक्चुअली योर बेस ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है. नाउ क्वालिटेटिव बेस. क्वालिटेटिव बेस किससे रिलेटेड होता है? क्वालिटेटिव क्वालिटी. क्वालिटी का मतलब क्या हो गया? क्वालिटेटिव बेस. क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? जहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिक, वी आर टॉकिंग अबाउट द एट्रीब्यूट ऑफ समथिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी के बारे में बात करें, हेयर कलर इज अ क्वालिटी, करेक्ट. तो क्वालिटेटिव बेस इज समवेयर योर क्वालिटी और एट्रीब्यूट. ठीक है. क्वांटिटी जैसे आप मेजर कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एज, राइट, हाइट, वेट, दे ऑल आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, जहां पे क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हो. देन ज्योग्राफिकल बेस, जो कि लोकेशन के ऊपर बेस्ड हो, जैसे स्टेट्स के ऊपर, कंट्रीज के ऊपर. क्रोनोलॉजिकल बेस, जो कि टाइम के ऊपर आधारित हो, जैसे कि ईयर्स, मंथ, वीक्स, डेज. तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए
फोर्थ का बी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the purpose of third phase analysis of data in the statistical analysis process? To collect numerical data from different sources, to represent the raw data in the form of a table, to draw relevant conclusions after thorough data analysis, to provide the raw data into different groups or classes, to divide the raw data into different groups or classes। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से एक बार इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर करते जाइए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप। Now, tell me what is the right answer? Very good. See, let's try this question. थर्ड फेज का मतलब क्या होता है? पहले फेज में क्या होगा? पहले हमें डेटा कलेक्ट करना होगा। फर्स्ट फेज क्या होगा? कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकेंड, classification and tabulation, and third step will be analysis। करेक्ट? तो एनालिसिस में हम क्या करते हैं? सॉरी, एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं? To collect numerical data, to represent the raw data in the form of table, to draw relevant conclusion. Right answer will be option number C. Then class interval दिया हुआ है, आपको निकालनी है frequency density. Now see, frequency density क्या होता है फॉर्मूला? What is the formula for frequency density? ये क्वेश्चन आपका 2022 में 23 में जो हमारा फर्स्ट एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा गया था। सो इट इज फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। सो 15 डिवाइडेड बाय 10, 1.5। नेक्स्ट वन, the average marks of 4 students in a test are 75. If 3 of them have scored 80, 70 and 85, what is the mark scored by 4th student? फोर्थ स्टूडेंट्स के क्या मार्क्स होंगे? तो यहां पे आपको टोटल दिया हुआ है 75, 80, 70, 85 प्लस x अपॉन 4। 300 इज इक्वल टू 235 प्लस x। x कितना हो जाएगा? 65। करेक्ट, तो आंसर होगा यहां पे नन ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, which among the following is are not a merit of geometric mean? It is useful in the construction of index number. It is readily put to algebraic treatment. It is not much affected by the fluctuation of sampling.
इट इज डिटरमाइंड फॉर ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ डेटा, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। आपको बताना है इनमें से कौन सा मेरिट नहीं है ज्योमेट्रिक मीन का। Which among the following is are not a merit of geometric mean? Now, geometric mean किस लिए हम यूज करते हैं? This is part of central tendency. It is one of the measure of central tendency, है ना? तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का यूसेज कहाँ पे होता है? जहाँ पर भी कंपाउंडिंग में आपको एवरेज करना हो, राइट? तो ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली एवरेज निकालता है, मीन निकालता है, लेकिन कहाँ पर? जहाँ पर हम प्रोडक्ट का रूट लेना चाहते हो, जहाँ पे हम लोग कंपाउंडिंग इफेक्ट देखते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? ज्योमेट्रिक मीन को यूज करते हैं, ठीक है? सो इट इज यूजफुल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, करेक्ट? इट इज रेडिली पुट टू एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, यानी क्या हम इसको फिर से एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं? देन इट इज नॉट मच अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन, correct? It is based on all observation. Then it can be determined for almost every kind of data. सबसे पहले every kind of data तो नहीं है, only जहाँ पे compounding हो, है ना? हमें बताना है कौन सा मेरिट नहीं है। तो it cannot be determined for all the all or almost every kind of data. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? नेक्स्ट वन, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द डेटा गिवन ओवर हियर। आपको क्या दिया हुआ है? कोवेरियंस एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 740, then variance of x is 204, variance of y is 506, n दिया है 20। नाउ हमें क्या निकालना है? r वैल्यू क्या होती है? कोवेरियंस x, y, है ना? एक्चुअल में ना कोवेरियंस भी नहीं दिया बिकॉज ये n से डिवाइडेड नहीं है। तो पहले तो हम इसे n से डिवाइड करेंगे अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y। जो 740 डिवाइडेड बाई 20 अंडर रूट 506 अंडर रूट 204, तो हमारा कोरिलेशन का वैल्यू आ जाएगा। जल्दी से बताइए मुझे आंसर्स में क्या आंसर आ रहा है। सी न्यूमेरिकल वैल्यू के आंसर हम लोग डायरेक्टली तो नहीं लिखने वाले। क्यों नहीं लिखने वाले? क्योंकि अब एग्जाम में आता नहीं है वैसा। सो यू हैव टू फाइंड द आंसर्स, ठीक है? नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट वन इन रिलेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। हमें क्या करना है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की इक्वेशन की का मीनिंग एक्चुअली पूरा डिटेल में बताना है। व्हाट इट इज अ लीनियर इक्वेशन, है ना? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स क्या है? लीनियर इक्वेशन है। देखो को रिलेशन में ना आपके गिने हुए 4-5 कॉन्सेप्ट है। वंस यू डू दैट इट इज फाइन, बस हो गया, उतना ही है, ठीक है? अब आपके सामने इक्वेशन दी हुई है, क्या रिप्रेजेंट करती है ये? y रिप्रेजेंट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल, x रिप्रेजेंट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a रिप्रेजेंट करता है स्लोप कोएफिशिएंट एंड एक्सप्लेन्स द एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट, b रिप्रेजेंट्स द इंटरसेप्ट। तो बेसिकली a जो है आपका क्या इक्वेशन है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है? ये दोनों पॉइंट तो सही है। a क्या रिप्रेजेंट करता है? a इज योर y इंटरसेप्ट, और जो b है ना वो आपका स्लोप ऑफ द लाइन है।
राइट। तो यहाँ लिखा है बी रिप्रेजेंट्स द इंटरसेप्ट, ए रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ लाइन। तो थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ए। आपको करेक्ट वन चूज करना है, ठीक है। बी रिप्रेजेंट करता है स्लोप, ए रिप्रेजेंट करता है वाई इंटरसेप्ट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स in relation to the concept of seasonal variation. Time series also include seasonal variation. Seasonal variation is repetitive and dash. This can be defined as movements around the dash in 1 year or less. To measure seasonal variation, time interval must be measured in dash units like days, week, etc. क्या होगा राइट आंसर? नाउ टाइम सीरीज इंक्लूड सीजनल वेरिएशन, और सीजनल वेरिएशन क्या है? रिपीटेटिव है या अनप्रिडिक्टेबल है? अगर प्रिडिक्टेबल है या अनप्रिडिक्टेबल है? दिस कैन बी डिफाइंड एज मूवमेंट अराउंड द डैश इन 1 ईयर, राइट। सो ये क्या होगा? अराउंड द ट्रेंड लाइन। सीजनल वेरिएशन क्या होता है? जो ट्रेंड के अराउंड घूमता रहता है, और इसका जो फ्लो होगा बहुत मतलब प्रिडिक्टेबल होगा। ये ऐसे घूमेगा, ये आपकी ट्रेंड लाइन हो गई है ना, इसके अराउंड ही मूव कर रहा होगा। सो इट इज प्रिडिक्टेबल। जैसे सर्दियों में हमें पता है ना कि जो हमारा स्नोफॉल वाले एरियाज है वहां पे क्या होगा? टूरिज्म बढ़ेगा। एंड दिस विल बी मेजर्ड इन large units like days and weeks, sorry, small units like। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। देन which among the following is are true? Number 1, the arithmetic mean is appropriate if the values have the different units, whereas the geometric mean is appropriate if the values have same units, and harmonic mean is appropriate if the data values are ratio of two variables with different measures called rates. AM into HM is equal to geometric mean square, and geometric mean is always greater than arithmetic mean into harmonic mean. You are supposed to tell which among the following statement is true. Is that true? Okay. See, पहला स्टेटमेंट तो मुझे डेफिनेटली गलत दिख रहा है, क्योंकि डिफरेंट यूनिट, अर्थमेटिक मीन वही अप्रोप्रिएट होता है जहां पे सेम यूनिट्स हो, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो पहला लाइन तो डेफिनेटली गलत है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन आपका स्मॉलेस्ट होता है, एंड अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर। दिस इज करेक्ट। सेकेंड वाला इज करेक्ट। This will be your equation. This is also wrong. Which is true? Only second is only true. अड्डा 24/7 आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिसर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो ABM का आज पेड बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जहां पर मैं आपको मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी कराने वाली हूँ, ठीक है। जैसे ABM में आप लोगों को पता है टोटल यहाँ पर आपके देखिए टोटल यहाँ पर आपके 4 मॉड्यूल है, राइट, ठीक है, टोटल 4 मॉड्यूल है आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A मॉड्यूल है, देन B है, C है और D है। A मॉड्यूल जो है ये आपका स्टैट मॉड्यूल है, और B मॉड्यूल जो है आपका HRM वाला मॉड्यूल है, देन C मॉड्यूल जो है वो आपका क्रेडिट का मॉड्यूल है, और D वाला मॉड्यूल आपका कंप्लायंस मॉड्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी पेड बैच जो है वो आज आपका स्टार्ट होने वाला है। वैसे प्रियांशु मैम का ऑलरेडी चल रहा है,
पुराना वाला जो बैच था नवंबर वाला, वहां पर ऑलरेडी मॉड्यूल ए स्टार्ट हो चुका है। बट आज का जो बैच है शपथ बैच, वो आज आपका 7 बजे से शुरू हुआ है, जिसका डेमो क्लास आप लोगों ने देखा भी होगा। तो मेरी वैसे कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको जो भी पेड बैच में कराऊं वो हम लोग यहाँ पे साथ साथ करते हुए चले। बट अगेन अभी सिंस पेड बैच अभी शुरू नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं आज वो सारे आपके मॉड्यूल बी के ही रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड्यूल बी के हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। स्पेशली मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं वो रखे हैं आपके मोटिवेशनल थ्योरी से, ठीक है। मोटिवेशनल थ्योरी से मैंने आपके क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अगर मैं बात करूँ आपका HR इलेक्टिव के लिए या फिर ABFM के लिए या ABM के लिए, तीनों में ये टॉपिक आपका कॉमन है, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, राइट। तो मोटिवेशनल थ्योरीज जो है, चाहे आप मैस्लो ले लो, चाहे आप ब्रूम की थ्योरी ले लो, ठीक है, चाहे आप हर्ट्जबर्ग के 2 फैक्टर थ्योरी ले लो, कोई भी मोटिवेशन थ्योरी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन तो यहाँ से आना आपका पक्का है ही, चाहे HR इलेक्टिव हो या फिर आपका ABFM हो या ABM हो। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो तीनों में आपका कॉमन टॉपिक है। अगर आपने एक में कर लिया तो आपका मतलब 2 में भी काम चल गया, ठीक है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आज यहाँ से लिए है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, दैट इज विच मोटिवेशन थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय, क्वेश्चन देखिए क्या है, विच मोटिवेशन थ्योरी suggests that individual are motivated by the belief that their effort will lead to the desired outcome। बताइए किस यहाँ पे थ्योरी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपकी कि इनमें से कौन सी मोटिवेशन थ्योरी जो है वो ये कहती है, राइट, बताइए। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है अभी, राइट। यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, ये मोटिवेशन थ्योरी है जो ये कहती है कि इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय द बिलीफ दैट देयर एफर्ट विल लीड टू द डिजायर आउटकम। अब देखिए यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एफर्ट की, पहली चीज, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है आउटकम की, मतलब रिवॉर्ड की। तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही गया होगा किस थ्योरी की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ठीक है। आउटकम की बात हो रही है, रिवॉर्ड की बात हो रही है, एंड बीच में यहाँ पे आता है आपका परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की, जिसे हम कई बार पादगोल थ्योरी भी कहते हैं, EIV थ्योरी भी कहते हैं और इंस्ट्रूमेंटलिटी थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि विच मोटिवेशन थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय द बिलीफ दैट देयर एफर्ट विल लीड टू द डिजायरेबल आउटकम। अगर आपको ये पता होता है कि क्या रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, तो आपका परफॉर्मेंस का जो लेवल होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट लेवल आपका जो एफर्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मुझे अगर पता है कि हाँ CIB के बाद मुझे कहीं ना कहीं इंसेंटिव मिलने वाला है, मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, मेरा इंक्रीमेंट लगने वाला है, तो डेफिनेटली मुझे ये पता है कि ये जो मेरा एफर्ट है कहीं ना कहीं मुझे वो रिजल्ट दे देगा, ठीक है। मतलब आई नो व्हाट रिवॉर्ड आई एम गोइंग टू गेट। रिवॉर्ड मुझे पहले से पता है कि हाँ मेरे इंक्रीमेंट लगने वाले हैं, ठीक है, 2 इंक्रीमेंट क्लर्क में, 1 इंक्रीमेंट ऑफिसर में, दैट आई ऑलरेडी नो। दैट मीन्स तभी मेरा जो एफर्ट होगा और मेरी जो परफॉर्मेंस होगी वो भी उतने ही लेवल की होगी, राइट। अगर मुझे ये पता है कि मुझे क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, क्या आउटकम मिलने वाला है, तो मेरी जो परफॉर्मेंस होगी, मेरी जो एफर्ट होंगे वो भी उतने ही होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, विच मोटिवेशन थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय द बिलीफ दैट देयर एफर्ट विल लीड टू द डिजायरेबल आउटकम। इसमें से कौन सी थ्योरी ये कहती है कि अगर आपके जो भी इंडिविजुअल हैं वो मोटिवेटेड होते हैं बाय द बिलीफ दैट देयर एफर्ट विल लीड टू द डिजायरेबल आउटकम, ठीक है। जो आपके बिलीफ हैं वो ये कहते हैं कि आप अगर इतना एफर्ट लगाएंगे तो आपको आपका रिजल्ट, आपका रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इसी थ्योरी को पाथ गोल थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, और इसी थ्योरी को EIV थ्योरी भी कहते हैं, इसी थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटली, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। तो अगर एग्जाम में किसी भी नाम से आए, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज द राइट आंसर।
इक्विटी में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं एडम इक्विटी की थ्योरी भी बताती हूँ। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि अगर मेरा इनपुट जो है वो अगर 100% है, ठीक है, अगर मेरा इनपुट 100% है तो मेरा आउटकम भी 100% होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अगर मैंने इनपुट जो दिया है, राइट, जो भी मेरा इनपुट रहा है इन टर्म्स ऑफ मेरा एक्सपीरियंस, मेरा टाइम, मेरी स्किल्स, मेरी नॉलेज, तो कहीं ना कहीं मेरा जो आउटकम है ना ऑर्गेनाइजेशन से जो मुझे आउटकम मिल रहा है, मतलब बेनिफिट, सैलरी, पर्क्स, वो भी मुझे 100% ही मिलने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अंडर पेड हो जाएगा इक्विटी अगर ये कम रहा, आउटकम कम रहा, ओवर पेड हो जाएगा अगर ये ज्यादा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सिचुएशन बनती है, एक है इक्वल वाली, एक बनती है इनपुट ग्रेटर वाली, ठीक है, ये आपकी अंडर पेड इक्विटी है, और एक ये वाली बनती है यहाँ पर ओवर इक्विटी। ओवर इक्विटी मतलब कि आपको आउटकम बहुत मिल रहा है, सैलरी बहुत ज्यादा मिल रही है, सब कुछ ज्यादा मिल रहा है, बट आपका इनपुट उतना नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए दैट इज एडम इक्विटी थ्योरी। मैस्लो की हायरार्की थ्योरी क्या कहती है? मैस्लो की हायरार्की थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पर आपकी 5 नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड, बेसिक नीड, ठीक है, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, सेल्फ एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये थ्योरी ये कहती है कि हर एक पर्सन का नीड का जो ऑर्डर है वो यही ऑर्डर है, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं, सबकी नीड का ऑर्डर यही है। पहले आप सबसे बेसिक नीड पूरी करते हैं सबसे पहले, ठीक है, फिर आप सेफ्टी नीड पूरी करते हैं, जॉब सेफ्टी, लाइफ सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी, फिर आप आते हैं सोशल के ऊपर, ठीक है, फिर आप ये देखते हैं कि सोशल बिलोंगिंगनेस कितनी मिल रही है आपको, फिर आप अपनी रिस्पेक्ट पे आ जाते हैं, सेल्फ एस्टीम, एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब आपको सब कुछ मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए दैट इज ए एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। लास्ट में क्या है आपका, दैट इज हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। इसमें आपके 2 फैक्टर आते हैं, HF एंड MF, ठीक है। हाइजीन फैक्टर का क्या मतलब है? हाइजीन फैक्टर का ये मतलब होता है कि ये वो फैक्टर होते हैं जो आपको मोटिवेट नहीं करते, ठीक है, बट अगर आपको ना मिले तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन जरूर आता है, जैसे सैलरी, ठीक है, आपका आपके बॉस के साथ रिलेशन, आपका पीयर्स के साथ रिलेशन, ठीक है, आपका आपके जूनियर के साथ रिलेशन, राइट। तो ये वो फैक्टर होते हैं जो खास आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, बट अगर ना मिले ठीक तरीके से तो आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा आता है। और MF का मतलब होता है कि ये आपको मोटिवेट बहुत करते हैं, ठीक है, बट ना भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, अचीवमेंट है, रिकॉग्निशन है, ठीक है, वर्क इटसेल्फ है, राइट। यहाँ पे आपका ए है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मोटिवेशन थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय देयर परसेप्शन of the fairness of the reward that they receive relatively to the effort they put in, ठीक है। यहाँ पे किस मोटिवेशन थ्योरी की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिविजुअल कब मोटिवेट होते हैं, जब उनको ये लगता है कि उन्हें जो रिवॉर्ड मिल रहे हैं ना वो बराबर है, मतलब एक तरीके से इसमें ये कहना है कि पूरी हर तरीके से फेयरनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, राइट, यहाँ पे बताइए किसकी बात हो रही है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है, ये थ्योरी ये कहती है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो तब मोटिवेट होता है जब उसको ये लगता है, एफर्ट अगर यहाँ वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर रिवॉर्ड वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब ये नहीं मैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे इक्विटी थ्योरी की, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है फेयरनेस की। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सेंटेंस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बात हो रही है इक्वलिटी की, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिविजुअल जो है दैट आर मोटिवेटेड बाय देयर परसेप्शन ऑफ द फेयरनेस ऑफ द रिवॉर्ड दे रिसीव रिलेटिव टू दी एफर्ट दे पुट इन, ठीक है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? इक्विटी थ्योरी की, एडम की इक्विटी थ्योरी की यहाँ बात हो रही है। इनका ये कहना है, एडम का ये कहना है कि प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपका इनपुट 100% है, मैंने अगेन आपको वही बताया था, तो आउटकम भी मुझे 100% ही चाहिए।
इसमें देखिए इस थ्योरी की एक कमी है। पहली कमी, क्या कमी है इस थ्योरी में? इस थ्योरी में ये कमी है कि अगर सपोज एक तो पहली चीज, इसमें आप अपना कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा भेदभाव वाली जो चीज आती है ना, पार्शियलिटी, वो आपके अंदर आ जाती है। आपको क्या लगता है कि अरे मेरे साथ में ये जो एम्प्लॉई हो, ये तो इतना काम कर रहा है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिससेटिस्फैक्शन इस थ्योरी में ज्यादा आता है, राइट। ये एक ड्रॉबैक है इस थ्योरी का कि आप अपने आप से खुश न रह के आप बल्कि कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए क्या करते हैं, इसमें आप अपना कंपैरिजन करते हैं अपने फेलो टीममेट से, अपने फेलो कलीग से, कि उन्हें इतना मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्विटी थ्योरी की बात हो रही है। इसमें ये कहा जाता है कि जो भी एम्प्लॉय है, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, अगर वो अपना इनपुट 100% दे रहा है तो आउटकम भी 100% होना चाहिए, ठीक है। अगर इनपुट 100% है तो आउटकम भी 100% होना चाहिए। दैट इज इक्विटी थ्योरी। Which motivation theory suggests that individuals are motivated by the presence or absence of hygiene factor and motivator in the workplace? ठीक है, इसमें देखिए किस चीज की बात हो रही है कि कौन सी मोटिवेशन थ्योरी ये कहती है कि लोग जो है, एम्प्लॉय जो है, वो मोटिवेट होते हैं किससे? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइजीन फैक्टर से एंड मोटिवेटर इन दी वर्क प्लेस से। ऑफकोर्स आप समझ ही गए होंगे किस थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बात हो रही है हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी की। अगेन मैं आपको दोबारा एक बार बताती हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। HMF और MF, इसको आप ऐसे याद रखो कि हाइजीन फैक्टर का क्या मतलब होता है। हाइजीन फैक्टर का मतलब होता है यहाँ पे आपका कि ये फैक्टर जो होते हैं ये आपको मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। सैलरी है, हर महीने मिलती है, ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपके रिलेशन अगर आपके बॉस के साथ, आपके पीयर्स के साथ, आपके सबऑर्डिनेट के साथ अच्छे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपको कोई खास मोटिवेट नहीं करते। बट अगेन अगर ये आपको ना मिले, ठीक है, अगर ये एब्सेंट हो, ठीक है ना, अगर ये आपको नहीं मिले तो कहीं ना कहीं ये आपको डिससेटिस्फाइड जरूर करते हैं, ठीक है ना, राइट। मोटिवेट नहीं करते बट डिससेटिस्फाइड जरूर करते हैं। एमएफ का मतलब क्या है, ये आपको मोटिवेट तो बहुत करते हैं बट अगर ना मिले, ठीक है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे अचीवमेंट है, रिकॉग्निशन है, ठीक है, ये वो फैक्टर हैं जो आपको अगर ना भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बट अगर मिल रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अचीवमेंट मिलता है, अगर आपको सपोज एप्रिशिएशन मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं मतलब इतनी पॉजिटिव चीजें आपको मिलती हैं तो अच्छा लगता है, ऑफकोर्स हर किसी को अच्छा लगता है। बट अगर ना भी मिले तो हम काम करते ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका HF और MF मतलब हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। मोटिवेशन थ्योरी से एक्चुअली मैंने क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि अभी पेड में ये मैंने स्टार्ट नहीं किया है कुछ भी, आज से बैच शुरू है। बट कहीं ना कहीं आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया जरूर होगा कि क्या क्या मोटिवेशन थ्योरी है, क्योंकि अगर आपने ABFM में ऑलरेडी पढ़ा है तो मैं आपको ये सारी चीजें अभी पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, ABFM में भी। और कहीं ना कहीं आपने थोड़ा बहुत एटलीस्ट आइडिया होगा, इसलिए मैंने यहाँ से लिया है आज, राइट। इनमें से कौन सा कंपोनेंट एटीट्यूड का नहीं है? अब देखिए एटीट्यूड की जहाँ पे बात हो रही है, एटीट्यूड का क्या मतलब होता है? एटीट्यूड का मतलब होता है आपकी परसेप्शन, ठीक है, आपका ओपिनियन, आपका बिलीफ किसी भी चीज के बारे में। हो सकता है आपका अलग हो। अगर आप कोई मूवी देख के आए, ठीक है, अभी हाल ही में आई थी एनिमल मूवी, आप देख के आए, आपका जो होगा परसेप्शन या ओपिनियन, किसी को वो मूवी अच्छी लगी, किसी को नहीं लगी। सो इट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, वो आपका एटीट्यूड है, वो आपका ओपिनियन है, ठीक है, जो बहुत फेवरेबल भी हो सकता है, जो बहुत अनफेवरेबल भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं। ये क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, ठीक है। ABM में मॉड्यूल B में स्पेशली कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें मैं आपको पहले बताऊं आते ही आते हैं क्वेश्चन। उनमें से एक टॉपिक ये भी है एटीट्यूड, राइट। तो एटीट्यूड में देखिए क्या कहा गया है, एटीट्यूड में ये कहा गया है कि 3 एटीट्यूड है, ठीक है ना, 3 कंपोनेंट है एटीट्यूड के। पहला कंपोनेंट है आपका इमोशन वाला, फीलिंग वाला,
ठीक है, ये वाला कंपोनेंट इसे हम कहते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, अफेक्टिव कंपोनेंट। एक है आपका ये वाला बिहेवियर कंपोनेंट, ठीक है, एक है नॉलेज वाला कॉग्निटिव कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पे देखिए 3 कंपोनेंट है, एक है बिहेवियर, एक है फीलिंग और एक है नॉलेज। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 1 to 4 दैट इज सी। तो यहाँ पे याद रखिएगा 3 कंपोनेंट होते हैं। अफेक्टिव कंपोनेंट जो होता है वो आपके इमोशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, अगर आपका किसी चीज को लेके कुछ एटीट्यूड है, ठीक है ना, अगर सपोज आपके पेरेंट्स हैं, आपका बच्चा है या कोई भी है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब व्हाट इज योर फीलिंग, राइट, तो आप इसमें क्या कहेंगे, आप इसमें कहेंगे कि जो भी आपका एटीट्यूड है हमेशा ज्यादातर पॉजिटिव ही होता है, तो दैट इज योर इमोशन। ठीक है, कॉग्निटिव होता है विच इज बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन, जब आपको किसी पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन होती है, राइट, तब आपका ये एटीट्यूड डेवलप होता है, कॉग्निटिव। बिहेवियरल का मतलब होता है दैट इज योर टेंडेंसी टू बिहेव, आपकी आदत कि आपको ऐसा दिखाई देगा तो आप ऐसा ही बिहेव करेंगे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 कंपोनेंट हैं एटीट्यूड के। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी विच नीड must be made before an individual can move on to the fulfilling higher level need। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहा जाता है, इसमें ये कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी which need must be made first before an individual can move on to the fulfilling higher level need, right। तो पहला यहाँ पे एस्टीम नीड, सेकेंड है यहाँ पे सेफ्टी नीड, थर्ड है यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड और चौथा है यहाँ पे बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, मतलब सोशल नीड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि विच नीड मस्ट बी मेड फर्स्ट, राइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसके बारे में बात हो रही है, कौन सी नीड है जो सबसे पहले फुलफिल होनी चाहिए। देखिए अगर आप इनका पिरामिड देखेंगे तो सबसे नीचे जो नीड आती है वो आती है फिजिकल नीड, ठीक है, फिर आती है सेफ्टी नीड, फिर आती है सोशल नीड, फिर आती है सेल्फ एस्टीम नीड एंड देन आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो यहाँ पे देखिए किस चीज की बात हो रही है, राइट, यहाँ पे देखिए बात हो रही है कि इन नीड के पहले जो है कौन सी नीड है जो सबसे पहले फुलफिल होगी, राइट। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है। राइट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे अगर हम इन चारों नीड में कंपैरिजन करें तो सबसे पहले कौन सी नीड आती है, सेफ्टी नीड। हालांकि फिजियोलॉजिकल नीड और भी पहले आती है बट वो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बिलोंगिंग नीड जो है, ठीक है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है एक्चुअली ज्यादातर लोगों को कि सेफ्टी नीड पहले आती है या सोशल। कई बार इनका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक हिंट याद रखना है, सोशल समाज बीच में है, ठीक है, सोशल चीज है, बिलोंगिंगनेस लव वगैरह ये बीच में है। तो यहाँ पे कई बार सीक्वेंस भी पूछा गया है एग्जाम में, राइट। पहले आती है बेसिक नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, फिर आती है सेफ्टी नीड, फिर आती है सोशल नीड, फिर आती है एस्टीम, फिर आती है एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर आता है, व्हेन यू अचीव योर आइडियल सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, दैट इज सेफ्टी नीड, ये सबसे पहले फुलफिल होनी चाहिए, राइट। अगला देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी विच नीड इज रिलेटेड टू द डिजायर फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ, एस्टीम, सेफ्टी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर बिलोंगिंग एंड लव नीड, राइट। यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है कि इनमें से कौन सी नीड जो है, राइट, ठीक है, इनमें से कौन सी नीड जो है वो आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी है। देखिए बाकी की जो नीड है ना, फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड है, उसमें तो आप अपनी और अपनी फैमिली के बारे में ही सोचते हैं, बट एक जो नीड है सबसे हायर ऑर्डर नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप ये सोचते हैं कि
हाउ आई कैन अचीव माई आइडियल सेल्फ. आइडियल सेल्फ का मतलब होता है जो मैं एक्चुअल में बनना चाहती हूँ, ठीक है ना. तो ये आपकी एक्चुअली ये नीड ऐसी होती है जिसमें आप ये देखते हो कि कितना सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ जो है वो आप अचीव कर सकते हो, राइट. तो यहाँ पे आती है आपकी आइडियल सेल्फ, राइट. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड विच टेल्स यू अबाउट द आइडियल सेल्फ. सी इज द राइट आंसर. अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू दी हर्जबर्ग 2-factor थ्योरी विच फैक्टर आर नेसेसरी टू प्रिवेंट जॉब डिससेटिस्फैक्शन. तो पहली चीज तो खैर ऑप्शन ए और बी में से आंसर है, ठीक है. अब यहाँ पे बात हो रही है कि HF के जो फैक्टर हैं हर्जबर्ग के HF एंड MF, उनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं जॉब डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करता है, राइट. ऑप्शन ए है मोटिवेशन, ठीक है. बी है यहाँ पे हाइजीन, सी है यहाँ पे, राइट, सी है यहाँ पे एस्टीम, और फिर आपका सेफ्टी नीड. तो कौन से फैक्टर जो है जो जॉब डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करते हैं, राइट. ये है आपके कहीं ना कहीं हाइजीन फैक्टर. मतलब अगर ये आपको ठीक से मिल रहे हैं तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन आपको कभी नहीं होगा. जैसे सैलरी है, ठीक है, आपका रिलेशन है आपके बॉस के साथ, आपके पीयर्स के साथ, आपके जूनियर्स के साथ, अगर ये थोड़ा भी हिल गया, इसका बैलेंस अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है. तो यहाँ पे हाइजीन फैक्टर को आपको हमेशा बना के रखना है. वेलकम टू अड्डा 24/7, ऑफिसर अड्डा 24/7. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. वेलकम टू द स्पेशल सेशन क्लास 2. बहुत टाइम से नहीं हो पाई थी ABM मॉड्यूल A की क्लास, बट डेफिनेटली आज ये क्लास है और अब से आपको रेगुलरली मिलती रहेगी. नाउ लेट्स स्टार्ट. डेफिनेटली ये जो क्लास है इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं दे आर स्पेसिफिकली क्यूरेटेड बाय मी from the module and other relevant sources essential for the preparation. आपको इन सेशंस के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी, जो बहुत ज़रूरी होती है. क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहेगी. इसीलिए आपको क्या करना है, अपने कैलेंडर में मार्क करना है कि हर दिन सुबह आपको इस सेशन में जुड़ना है, ऑल्टरनेट में आपको मेरे साथ जुड़ना है और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. मैं डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस को इन्हांस करवा दूंगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन. चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है. क्लास अपार्ट क्वेश्चंस है, आपको कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. दिस इज समथिंग आई कैन गारंटी यू. पहला क्वेश्चन आपको बोलता है, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. आपको क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है. From the given information, you are required to calculate the relative frequency. चलिए, कैसे निकालते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इन रिलेशन टू समथिंग, राइट. तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें इन सब को ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें चाहिए होगा कैलकुलेटर. सुबह जब भी आप इस क्लास के लिए जुड़े तो कैलकुलेटर अपने पास जरूर रखें. मैं ऐड कर देती हूँ 1 + 0 + 2 + 8 + 5 + 4. टोटल कितना आ गया, 20. इन सब का टोटल कितना हो गया, 20, राइट. अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, कैसे निकालते हैं हम लोग, 1/20, 0/20, 2/20, 8/20, 5/20 एंड 4/20. सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जहां पर आप फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हो टोटल फ्रीक्वेंसी से. ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब हमें कौन सा वाला बोला गया है, 3.82 4.3, ये वाला. तो हम कर देते हैं 8 डिवाइडेड बाय 20, दिस विल गिव अस 0.4. आंसर क्या होगा हमारा, 0.4. ठीक है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0.4. चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं.
इस क्वेश्चन में भी आपको निकालनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी बहुत, टोटल जो है वो बहुत ज़्यादा है ना। अब यहाँ पे मैं आपको हेल्प नहीं करने वाली हूँ, ये वाला आपको खुद से बताना है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी। क्या होगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास और द इंटरवल 4.4 to 4.9? क्या होगा राइट आंसर? चलिए, अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, टोटल करा आपने, टोटल करा, आंसर आ रहा है 60,420। ठीक है, 60,420 का टोटल आ रहा है। एक बार फिर से करके देख लेते हैं, 8873 प्लस 9246 प्लस 12060 प्लस 11949 98 9853 प्लस 8439, 60,420। ठीक है, क्लास कौन सी है, 4.4 से ये, तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा, 9853 डिवाइडेड बाय 60,420। सो 9853 डिवाइडेड बाय 60,420, हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.16। ठीक है, आई होप यहाँ तक अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अगर बड़ी वैल्यू भी आती है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वी कैन इजीली सॉल्व इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट टेल्स अस हाउ गुड इज आवर प्रिडिक्शन। द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन मेड अराउंड द कंप्यूटेड रिग्रेशन लाइन हेल्प्स इन फोरकास्टिंग ऑफ द डेटा बोथ ए एंड बी। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट यानी आपने जब एस्टिमेशन करा, कोरिलेशन रिग्रेशन में, रिग्रेशन वाले पार्ट में आप एस्टिमेशन करते हो, फोरकास्ट करते हो, और जब आप फोरकास्ट करते हो तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसमें कोई ना कोई एरर हो, और उस एरर को कंप्यूट करना, माने कि उस एरर के डिफरेंसेस को मिनिमाइज करना के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर, करेक्ट, ऑफ एस्टिमेट। कैसे निकालते हैं या क्या बताता है वो हमें बताता है कि हमारा जो प्रिडिक्शन है वो कितना बेहतर है। ठीक है, हेल्प्स इन फोरकास्टिंग ऑफ डेटा, ये तो नहीं है, इसके लिए तो हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट नहीं, रिग्रेशन यूज करते हैं, इसके लिए हम रिग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, ये हमें बताता है कि हमारा प्रिडिक्शन कितना बेहतर है, और जो हमने मेजर जो रिग्रेशन लाइन के एरिया में हमने जो डेटा प्रिडिक्ट करा है, फोरकास्ट करा है, उसमें कितना वेरिएशन हो सकता है ट्रू डेटा से। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेविस फर्नीचर कंपनी हैज अ रिवॉल्विंग क्रेडिट अग्रीमेंट विद द फर्स्ट नेशनल बैंक। द लोन शोड द फॉलोइंग एंडिंग मंथली बैलेंसेस of last year. The company is eligible for a reduced rate of interest if its average monthly balance is over $65,000. Does it qualify? आपको बताना है कि क्या ये कंपनी, डेविस फर्नीचर कंपनी, रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्वालिफाई होती है या नहीं। नाउ कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, हाउ आर वी सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सी, डेविस फर्नीचर कंपनी की रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट है। ये कंपनी क्या बोल रही है कि रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट कब मिलेगा, अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस $65,000 से ऊपर हो। तो एवरेज मंथली बैलेंस कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करना शुरू कर देते हैं एक बार। 121 300 112 300 सिंपल एवरेज है। 72,800 72,800
ये हमारा टोटल आया 12 महीने का टोटल ऑफ 12 मंथ्स इज 12 मंथ बैलेंस इज 827600। कितने महीने हैं? 12 महीने, डिवाइड कर लेते हैं तो एवरेज बैलेंस आ रहा है हमारा 68967 विच इज डेफिनेटली मोर देन $65,000, राइट? तो क्या होगा? डज इट क्वालिफाई? यस इट क्वालिफाइज, क्योंकि हमारा जो एवरेज बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 68,967। क्वेश्चन में क्या बोला था? इट शुड बी मोर देन $65,000, तो डेफिनेटली वी आर क्वालिफाइंग फॉर दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। Fill in the blanks in relation to the concept of seasonal variation. Seasonal variation के concept से related आपको यहाँ पे fill in the blanks भरना है, ठीक है? Number 1, time series also include seasonal variation. Seasonal variation is repetitive and dash. This can be defined as movement around the dash in 1 year or less. To measure seasonal variation, time interval must be measured in dash units like days, week, etc. Now, seasonal variation क्या है? It is short term and it is predictable because season तो है ना winters, अगर summers आए हैं तो winter तो आएगा ही आएगा, तो seasonal is more predictable in nature, ठीक है? तो seasonal variation आपका क्या है? Predictable होता है. It is repetitive and predictable, correct? This can be defined as movement around the trend line. So basically क्या है? आपकी एक trend line होती है, उसके ऊपर नीचे ही movement है, predictable pattern है, तो it will be ट्रेंड लाइन एंड सीजनल इज शॉर्ट टर्म इन नेचर. तो स्मॉल यूनिट्स में आप उसे मेजर करते हो. यू कैन नॉट गो ईयर्स, व्हाई? बिकॉज इट इज शॉर्ट टर्म, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रिडिक्टेबल, ट्रेंड लाइन एंड स्मॉल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मीडियन. आपको सीरीज दी गई है, आपको क्या करना है? मीडियन कैलकुलेट करना है. You are required to calculate the median. अब ये तो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस सीरीज तो नहीं है, तो डिस्क्रीट में हमें क्या करना है? n+1 डिवाइडेड बाई 2. n का मतलब यहां पे क्या होगा? प्लस हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी होगी. चलिए, सो n का मतलब क्या है? n इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज कमिंग एज 48. सो 48 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 49 डिवाइडेड बाई 2. दिस विल कम एज 24 पॉइंट समथिंग, 24.5. ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहां पे हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? ये तो आ गया 3. अब नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगी? इसमें आपको 18 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है? सो दैट विल्स 21. अब फिर से इसमें आप नेक्स्ट वैल्यू ऐड करोगे. 21 + 3 इज 24, ठीक है? अब इसमें आप 12 प्लस करोगे, 36. फिर से आप 12 प्लस करोगे, 48, ठीक है? अब आप देखो आपका मीडियन कितना, सॉरी n+1 कितना आया है? 24.5. 24.5 से आपका जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, राइट? सो हाईएस्ट वैल्यू होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. सो 24.5 है. सो 24.5 से हमें बड़ी वैल्यू देखनी है. वो कितना है? 36, करेक्ट? तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा? 13. हाईएस्ट वैल्यू देखनी है आपको 24.5 से बड़ी वैल्यू. तो बड़ी वैल्यू क्या है? नेक्स्ट बड़ी वैल्यू दैट इज 36. तो यहां पे हमारा मीडियन कितना हो जाएगा? मीडियन विल बी 13, करेक्ट? मीडियन कितना हो जाएगा? 13. हमेशा ध्यान रखिएगा, आपने वैल्यू निकाली, वैल्यू से नेक्स्ट बड़ी वैल्यू आपको ढूंढनी है, ठीक है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. नेक्स्ट वन,
आपको मैच द फॉलोइंग करना है, एस्टिमेशन, एस्टिमेट, एस्टिमेटर. द प्रोसेस बाय विच द न्यूमेरिकल वैल्यू of unknown population values are inferred from incomplete data such as a sample. Estimate, a sample statistic that is used to estimate a population parameter. Estimator, when we have observed a specific numerical value of our estimator, we call that value as such. नाउ एस्टिमेटर क्या होता है? स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, करेक्ट. तो एस्टिमेटर इज स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू. एस्टिमेशन क्या है? प्रोसेस है. एस्टिमेशन इज अ प्रोसेस. एस्टिमेट क्या होता है? जहां पर हम सैंपल हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स को हम यूज करके एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर को. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. The mean of 12 number is 24. If 5 is added in every number, the new mean is 25, 29, 56, none of these. क्या होगा राइट आंसर? दो मीन ऑफ 12 नंबर्स, 12 नंबर्स दिए हैं, उनका जो मीन था, यानी हमने सम ऑफ एक्स किया होगा, वो 24 आया, करेक्ट. हम बोल रहे हैं अगर हम हर नंबर में 5 ऐड कर दें तो न्यू मीन क्या होगा. ठीक है, तो पहले तो सम ऑफ एक्स हम फाइंड कर लेते हैं. दैट इज 24 into 12. आई गेस इट शुड बी 288. लेट मी चेक. 24 into करेक्ट 288. ठीक है, अब हमसे क्या बोला है? हर नंबर में 5 ऐड करना है. टोटल कितने नंबर है? 12 नंबर है. अगर इन सब में मैं 5 ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा? टोटल हमारा 60 से बढ़ जाएगा, करेक्ट. तो यहां पे 60 348 हो गया. ठीक है, सो 348 अगेन न्यू मीन हम कैसे निकालेंगे? 348 डिवाइडेड बाय 12. आई थिंक इट शुड कम 29. एक बार चेक कर लेते हैं. करेक्ट, आंसर आएगा 29. वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिसर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर. मैं सुप्रभा, आप लोगों की एबीएम मेंटर, राइट. तो अभी वैसे एबीएम का जो बैच है, जो मेरा पोर्शन है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है आप लोगों का, ठीक है. बट फिर भी मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ. मैं सुप्रभा हूँ और मैं एक्चुअली एक्स बैंकर भी हूँ और मैं मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल डी लेती हूँ एबीएम का, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, राइट, यहाँ पे ऑलरेडी पेड बैच में जो है आपका मॉड्यूल ए स्टार्ट हो चुका है. आई थिंक नवंबर से स्टार्ट हुआ था, प्रियांशु मैम ने लिया है, ठीक है. तो मॉड्यूल ए, बी, सी एंड डी में से मैं आपका मॉड्यूल बी एंड डी लेने वाली हूँ, ठीक है. मैं कोशिश यही करूंगी कि जब भी आपका राइट जो मैं आपको पेड बैच में पढ़ाऊं वही आपका मैं यहाँ वाईटी पे भी स्टार्ट कराऊं. तो पेड बैच में भी नेक्स्ट वीक में 10 तारीख से नया पेड बैच शुरू होने वाला है, ठीक है, जिसमें मेरी क्लासेस शुरू होंगी. और यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको पूरा कंप्लीट मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल डी के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इजी टफ जैसे भी लेवल के, वो मैं आपको कराऊं, ठीक है. हालांकि अभी पेड बैच में मेरा वाला जो पार्ट है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, बट नेक्स्ट वीक से हो जाएगा. तो आज मैं आपको मॉड्यूल बी के ही क्वेश्चन कराऊंगी. तो जब तक हम लोग पेड बैच में, राइट, नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा आपका पेड बैच एबीएम का, 10 से शुरू हो रहा है, 10 जनवरी से, ठीक है. मैं लास्ट में आपको डिटेलिंग भी बताऊंगी. तो 10 जनवरी से एबीएम का बैच नया शुरू होने वाला है सीआईबी का. और मॉड्यूल बी जहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को वाईटी पे भी मॉड्यूल बी के ही कराऊंगी, ठीक है. क्योंकि मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको जो मैं पेड में कराऊं वही मैं यहाँ पे भी कराऊं, ठीक है. चलिए, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल बी के क्वेश्चंस, राइट. पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंपोनेंट ऑफ वूका, राइट. इस बार वूका का फुल फॉर्म तो खैर आता ही है. पिछली बार जून के पेपर में ये क्वेश्चन आपका एबीएम में आया था
और इस बार ये क्वेश्चन आया था आपका एचआर इलेक्टिव में, ठीक है। जैसा आप लोगों को पता है कि एचआर इलेक्टिव जो है काफी कुछ ओवरलैपिंग है एबीएम की और एबीएफएम की, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है इनफैक्ट, ठीक है। तो अगर जो क्वेश्चन एबीएम में नहीं आएगा वो आपको एचआर इलेक्टिव में मिल जाएगा, जो क्वेश्चन एबीएफएम में नहीं आएगा वो आपको एचआर इलेक्टिव में मिल जाएगा, तो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है। तो वूका का सेम ये क्वेश्चन जो था, इसमें हालांकि सी का फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था आपका जून के पेपर में, एंड इस बार ये आपका एबीएम में तो नहीं आया बट ये एचआर इलेक्टिव में जरूर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विच कंपोनेंट ऑफ वूका रिप्रेजेंट अनएक्सपेक्टेड और रैपिड चेंज। वूका का मतलब क्या है यहाँ पे, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी। तो इस बार आया था एचआर इलेक्टिव में पूरा का पूरा फुल फॉर्म पूछा था, और जून के पेपर में केवल सी का मतलब पूछा था, कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज, ठीक है। तो यहाँ पे वूका में एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड, राइट, और रैपिड चेंज का यहाँ पे क्या मतलब है, इज इट अनसर्टेनिटी, इज इट कॉम्प्लेक्सिटी, इज इट वॉलेटिलिटी, इज इट एम्बिग्यूटी, ठीक है। वूका एक्चुअल में है क्या, वूका है आपका कि क्राइसिस की एक सिचुएशन है, ठीक है ना, कि अगर कोई भी क्राइसिस होता है तो उस केस में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या फेस करते हैं, ठीक है ना, राइट, क्या इम्पैक्ट आता है, क्या चीजें हैं वो फेस करते हैं, सो दैट इज द वूका, राइट। और वूका में आपको क्या देखना होता है, वूका में आपको देखना होता है अनएक्सपेक्टेड और रैपिड चेंज, जो है आपका वॉलेटिलिटी, ठीक है, दैट इज अ रेट ऑफ चेंज, की जो चेंज है वो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। यू का मतलब है अनसर्टेनिटी, वी आर नॉट अवेयर एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वी आर नॉट अवेयर कि हो क्या रहा है। सी का मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी, जो आपस में फंक्शन है, जो प्रोसेस है वो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। और लास्ट में आपका क्या है यहाँ पे, एम्बिग्यूटी। तो आंसर इसका वैसे अनसर्टेनिटी है, ठीक है, आंसर इज अनसर्टेनिटी, राइट। तो वूका पे क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे वो एबीएम में आए चाहे वो एचआर इलेक्टिव में आए, काफी कुछ कॉमन चीजें हैं एचआर इलेक्टिव में, एबीएम में और एबीएफएम में। तो जो क्वेश्चन आपको एबीएम में नहीं मिलेंगे एचआर इलेक्टिव में मिल जाएंगे, जो एचआर इलेक्टिव में नहीं मिलेंगे वो एबीएफएम में मिल जाएंगे, ठीक है ना, बट आएगा कहीं ना कहीं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वूका इज अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ विच ऑफ दीज थिंग। ए ऑप्शन है यहाँ पे, वेरियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट कैन बी यूज टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट, the challenging circumstances business face in today's market, the different type of employees business manage in the workplace, डी है यहाँ पे varying type of leadership style in the organizational management। so what is the right answer, बताइए क्या है इसका right answer, राइट। जैसे मैंने आपको बताया वूका का मतलब क्या है, वूका का मतलब है कि नॉर्मली किसी भी क्राइसिस की सिचुएशन में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या फेस करते हैं, ठीक है ना, व्हाट ऑल डिफिकल्टीज नॉर्मली दे फेस, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, राइट। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज, ये आपका बनता है ऑप्शन ए, देखिए वेरियस मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट कैन बी यूज टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट, नो दैट इज नॉट द आंसर। द डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज बिजनेस मैनेज इन द वर्क प्लेस, राइट, एक सेकेंड।
ठीक है, आई होप नाउ साउंड इज क्लियर। ठीक है, अभी आई थिंक साउंड अभी क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए वूका का मतलब क्या होता है, वूका का मतलब होता है कि दैट इज वेरियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, दैट इज नॉट द आंसर, द आंसर इज बी, दैट इज। ठीक है, बी का मतलब क्या है यहाँ पे, द चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस बिजनेस फेस इन दी टुडेज मार्केट। नाउ साउंड इज क्लियर, राइट। इसका मतलब है कि बिजनेस जो है वो किस तरीके की सर्कमस्टेंसेस फेस करता है। सो बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पे, the pattern of planned HRD and activities intended to enable an organization to achieve its goal is called। देखिए एक टर्म होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जितनी भी HR एक्टिविटीज है, इसका मतलब है कि और जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज है उन्हें हम कहीं ना कहीं अलाइन करने की कोशिश करते हैं, राइट। एक टर्म है ऐसा विच इज कॉल्ड द HRM, स्ट्रेटेजिक HRM, पर्सनल डेवलपमेंट और नन ऑफ द अबव, राइट। तो विच वन इज द राइट आंसर। एक टर्म है जहां पर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की HR एक्टिविटीज, राइट, एंड बिजनेस एक्टिविटीज दोनों को अलाइन करते हैं, ठीक है ना, HR एक्टिविटीज को भी और बिजनेस एक्टिविटीज को भी। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक HRM। और ये स्ट्रेटेजिक HRM आप लोग HR इलेक्टिव में और थोड़ा सा डिटेलिंग में आप ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। ABM में बहुत हल्का सा एक पार्ट दिया हुआ है, बहुत हल्का सा पार्ट कि स्ट्रेटेजिक HRM है क्या। तो बहुत 2 या 4 लाइन का आंसर है केवल, क्योंकि जून के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना, कि SHRM का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जहां पर आप HR एक्टिविटीज को एंड जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनको आप लिंक करते हैं, अलाइन करते हैं, दैट इज, ठीक है, अलाइन करने की कोशिश करते हैं। सो SHRM इज द राइट आंसर, स्ट्रेटेजिक HRM। हालांकि इसमें और भी चीजें हैं जो डिफरेंट टाइप के रोल हैं, कोर पीपल रोल, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एडेड रोल, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। द फंडामेंटल बेसिस फॉर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज, ये हालांकि ABFM का क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल, सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशनल और HR। किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए, दिस क्वेश्चन इज मोर रिलेटेड टू योर ABFM, राइट। किसी भी स्ट्रेटेजी को, ठीक है, बनाने के पहले आपको क्या करना जरूरी है, एनवायरमेंटल एनालिसिस करना, सिस्टम एनालिसिस करना, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करना या फिर HR एनालिसिस करना, राइट। देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें एनवायरमेंटल एनालिसिस करना होता है, जो हम लोगों ने SWOT एनालिसिस ABFM में पढ़ा है। ये ABFM का क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। और आपको पेस्टल एनालिसिस करना होता है, ठीक है ना, SWOT एंड पेस्टल, राइट, ये आपको करना होता है। SWOT का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। पेस्टल का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आ चुका है, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोनॉमिकल, ठीक है। ये टोटल 6 फैक्टर हैं जिनमें आपको ये देखना है कि इनका इम्पैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कैसे पड़ता है, ठीक है। SWOT का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, एंड पेस्टल का मतलब है यहाँ पे पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोनॉमिकल। तो ये टोटल फैक्टर हैं जिनका कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, दैट इज अ 4th वन। 5th है यहाँ पे, इन दी स्ट्रेटेजिक HRM, HR एक्टिविटीज आर अलाइंड विद बिजनेस स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी,
फाइनेंस स्ट्रेटेजी या इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। ठीक है, यहाँ पे बताइए जो स्ट्रेटेजिक एचआरएम है इसमें एचआर एक्टिविटी जो है, कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था आपका जून के पेपर में। एचआर एक्टिविटी जो है वो किसके साथ में अलाइंड होती है? क्या वो बिजनेस एक्टिविटी के साथ अलाइंड होती है? क्या वो मार्केटिंग एक्टिविटी के साथ अलाइंड होती है? क्या वो फाइनेंस एक्टिविटी के साथ अलाइन होती है या फिर इकोनॉमी के साथ अलाइंड होती है? बताइए कौन सा इसमें से राइट आंसर है। देखने में थोड़ा इजी लग रहा है बट ये इजी क्वेश्चन आपका आया भी था जून में। ठीक है, सो इज इट बिजनेस, इज इट मार्केटिंग, इज इट फाइनेंस और इज इट इकोनॉमी? बताइए कौन सा इसमें से राइट आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी। नॉर्मली होता क्या है कि जो बिजनेस स्ट्रेटजीज है राइट, उसके साथ में आपको एचआर स्ट्रेटजीज को अलाइन करना होता है और तब जाके बनता है आपका स्ट्रेटेजिक एचआरएम। देखिए स्ट्रेटेजिक एचआरएम का पर्पस क्या है ना, स्ट्रेटेजिक एचआरएम का पर्पस ये है कि कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनको आपको अलाइन करना होता है एचआर एक्टिविटी के साथ। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको इसमें ये देखना होता है कि जो एचआर, आजकल आपने देखा है एचआर को क्या देखा जाता है, एचआर को आजकल ट्रीट किया जाता है। ठीक है राइट, अगर ऐसे ट्रीट किया जाता है एचआर को कि दे आर लाइक अ बिजनेस पार्टनर। ठीक है ना, कि वो बिजनेस पार्टनर है। ठीक है, तो यहाँ पे एचआर का काम अब केवल एडमिन वाला नहीं है, हालांकि बैंक में अभी भी है, बट यस स्ट्रेटेजिक एचआरएम इज द अलाइन एचआर एक्टिविटी विद द बिजनेस स्ट्रेटेजी। विश्वदीप जी आपका आंसर एकदम ठीक है। ठीक है, एंड अमित जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमित जी। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक एचआरएम में आप बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ में एचआर एक्टिविटी को अलाइन करते हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत सीधा सिंपल लग रहा है बट यही सिंपल क्वेश्चन आया था। तो कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था कि एचआरडी क्या है, एचआरडी इज अ सबसेट। कुछ सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको पेड क्लास में कराया भी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, वो इस बार के एग्जाम में आया भी था कि एचआरडी इज अ सबसेट ऑफ एचआरएम और समथिंग, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। ट्रीटिंग एम्प्लॉय एज अ प्रीशियस ह्यूमन रिसोर्स, ये केवल एक वन लाइन दी हुई है आपके एबीएम में मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, तो वहां से ये क्वेश्चन लिया है मैंने। ट्रीटिंग एम्प्लॉय एज प्रीशियस ह्यूमन रिसोर्स इज द बेसिस ऑफ विच अप्रोच, सॉफ्ट, हार्ड, मीडियम और नन ऑफ द अबव। देखिए 2 टाइप की अप्रोच होती है। क्या होती है, एक होती है सॉफ्ट और एक होती है हार्ड अप्रोच। सॉफ्ट में क्या होता है, जहां पर आप एम्प्लॉय को ट्रीट करते हैं एज एन असेट। ठीक है ना, एम्प्लॉय क्या है, असेट की तरह आप उनको ट्रीट करते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ सॉफ्ट एचआरएम। जबकि हार्ड एचआरएम क्या होता है, जहां पर आप पनिशमेंट, इंक्वायरी, ठीक है, और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, ये सारी चीजें लाने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड दी हार्ड एचआरएम। मीडियम एचआरएम कुछ भी नहीं है, वो बस मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है दैट इज सॉफ्ट एचआरएम, जहां पर एम्प्लॉय को एज अ असेट की तरह ट्रीट किया जाता है, बहुत प्रीशियस, बहुत एकदम असेट की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, नाउ इट इज द कलेक्शन ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलरली असाइन टू वन पर्सन। इज इट जॉब, पोजिशन, ड्यूटी और नन ऑफ द अबव। इसका वैसे राइट आंसर पोजीशन है बट इसका आंसर जॉब भी है, तो थोड़ा सा यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। कई सारी बुक में पोजीशन लिखा है, कई सारी बुक में जॉब भी लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अ ग्रुप ऑफ पोजीशन सिमिलर टू देयर सिग्निफिकेंट ड्यूटीज इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ पोजीशन को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड दी जॉब। ठीक है, यहाँ पे देखिए इट टेल्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन टू रिक्रूट एंड फॉर व्हाट क्वालिटी दैट पर्सन शुड बी टेस्टेड। देखिए आपको मैं भी पेड क्लास में बताऊंगी, जॉब एनालिसिस के 2 पार्ट है, एक है आपका जेडी और एक होता है जेएस। ठीक है, जॉब एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, जॉब एनालिसिस का मीनिंग होता है कि जब आप जॉब को एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब क्या है, यहाँ पे एनालाइज करने का मतलब है कि जब आप जॉब को क्या करते हैं, यहाँ पे उसके बारे में आप पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, जॉब को एनालाइज करके उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब इसके 2 टाइप, 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब 2 एक तरीके से इसके 2 ब्रांचेस हैं, जेडी एंड जेएस। ठीक है, तो यहाँ पे जेडी का मतलब क्या है, जेडी आपको ये बताता है कि जेडी में कि बेसिकली इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ठीक है, जेडी क्या बताता है आपको, जेडी बताता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है आपकी।
राइट। और जेएस आपको क्या बताता है, जेएस आपको बताता है कि कौन सी ह्यूमन क्वालिटीज हैं विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, क्वालिटीज की कर रहे हैं। ये दो क्वेश्चन अभी आप छोड़ दो, थोड़ा सा इसमें एक्चुअली कई बुक में इसका आंसर ए लिखा है, कई बुक में बी भी लिखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है ये। जेडी का मतलब होता है दैट इज अ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। और जेएस आपको बताता है ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ द जॉब। ठीक है, कि ह्यूमन क्वालिटीज क्या है, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए। तो दैट इज जेडी एंड जेएस, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिसर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुप्रभा और मैं हूं आपकी जेआईबी एंड सीआईबी की मेंटर, राइट। तो यहाँ पे आज हम लोग क्या टॉपिक है जो देखने वाले हैं, राइट। यहाँ पे देखिए, आज मैं आपको पेड बैच में ऑलरेडी ये जो टॉपिक है वो आपका मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। ठीक है, और पेड बैच में कहीं ना कहीं अभी हम लोग कहाँ पर हैं, अभी हम डेवलपमेंट ऑफ एचआर वाला जो चैप्टर है वो मैंने रिसेंटली आज ही शुरू किया है। ठीक है, तो पेड बैच में ये वाली जो क्लास है आपकी, दैट इज एबीएम का जो बैच है वो आपका 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। 10 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट ये हो चुका है। ठीक है, एबीएम का बैच, राइट। और वहां पर अभी मैंने हाल ही में चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट किया है और आज मैंने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया है। तो मॉड्यूल बी वहां पे मैंने स्टार्ट किया है और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को एकदम पैरेलल में ही क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो जो भी चीजें हम वहां पे करेंगे, ठीक है, जो भी टॉपिक हम वहां पे करेंगे वही सारे टॉपिक हम यहाँ पे भी देखने वाले हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्विकली यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एचआर। अब देखिए, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे वेटेज के बारे में बात करते हैं कि वेटेज क्या है, राइट, कि डेवलपमेंट ऑफ एचआर या मॉड्यूल बी का एग्जाम में कितना वेटेज है। तो एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि एग्जाम में जो है मॉड्यूल बी का बहुत ज्यादा वेटेज है, राइट। और एबीएम के एग्जाम में कहीं ना कहीं मॉड्यूल बी से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, तो आपको 4 मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी। एबीएम की एक खासियत है कि इसमें चारों जो मॉड्यूल है वो एकदम एंटायरली एक दूसरे से अलग है। मतलब आप कोई सा भी मॉड्यूल स्टार्ट करो, मॉड्यूल बी करो, मॉड्यूल सी करो, राइट, मॉड्यूल डी करो या मॉड्यूल ए करो, सारे के सारे बराबर है। तो आप कहीं से भी अगर एबीएम स्टार्ट करते हैं, ऑल आर इक्वल, राइट। चाहे आप मॉड्यूल ए से करें, मॉड्यूल बी से करें, मॉड्यूल सी से करें या फिर मॉड्यूल डी से करें। ठीक है, तो सारे के सारे जो भी मॉड्यूल हैं सारे बराबर है। तो अभी फिलहाल शपथ वाला जो बैच है, ठीक है, शपथ बैच में अभी हाल ही में आपका जो टॉपिक शुरू हुआ है वो हुआ है यहाँ पे मॉड्यूल बी वाला टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, मतलब मॉड्यूल बी मैंने स्टार्ट किया है और इसमें अभी मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग ईगो स्टेट से, राइट। अब देखिए, ईगो स्टेट में यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, राइट। ईगो स्टेट का ये जो क्वेश्चन है ये है आपका, ईगो स्टेट कैन बी डिवाइडेड इनटू दी 3 पार्ट, राइट, दैट इज चाइल्ड, राइट, पेरेंट, एडल्ट, विच वन ऑफ दीज बैलेंसेस बिटवीन दी नीड ऑफ दी अदर टू। ठीक है, ईगो स्टेट, ये जो ईगो स्टेट है, राइट, ये किसने दी है, ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस में एरिक बर्न ने दी है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग खाली में पढ़ेंगे, राइट। तू है ना वो बना दे, क्या पराठे बना दियो 3-4 नमक अजवाइन डाल के, बस गेट लगाओ चुका। और हनु आवाज मत करो, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ईगो स्टेट जो है, ईगो स्टेट कैन बी डिवाइडेड इनटू दी 3 पार्ट, दैट इज चाइल्ड, पेरेंट एंड एडल्ट। ठीक है, ये ईगो स्टेट जो है ये किसने दी है, ये दी है आपकी एरिक बर्न ने। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है ट्रांजैक्शन एनालिसिस के बारे में। ठीक है, ट्रांजैक्शन एनालिसिस के
बारे में, राइट। अब ट्रांजैक्शन एनालिसिस होता क्या है वो एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन एनालिसिस होता है जब भी दो लोग, ठीक है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, राइट, जब ये दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उस केस में क्या होता है, जब ये दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तब यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन बनता है। ट्रांजैक्शन किस चीज का बनता है, ट्रांजैक्शन बनता है यहाँ पे कम्युनिकेशन का, राइट। और यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन एनालिसिस में ट्रांजैक्शन किस चीज का आता है, ट्रांजैक्शन यहाँ पे निकल के आता है कम्युनिकेशन का, दो लोगों के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन, आदान प्रदान। आदान प्रदान किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कम्युनिकेशन की, राइट। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ईगो स्टेट कैन बी डिवाइडेड इनटू दी 3 पार्ट, दैट इज चाइल्ड, पेरेंट एंड एडल्ट। इनमें से कौन सी जो है वो बैलेंस करती है बिटवीन दी नीड ऑफ दी अदर टू। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, पेरेंट, चाइल्ड और एडल्ट, विच वन इज द राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तीनों में से आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है आपका एडल्ट ईगो स्टेट। पेरेंट ईगो स्टेट क्या होता है, इसमें दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है यहाँ पे नर्चरिंग, राइट, और एक होता है यहाँ पे क्रिटिकल पेरेंट, ठीक है, क्रिटिकल एंड नर्चर। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली पेरेंट जो होते हैं वो या तो नर्चर हो सकते हैं, क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, डांटते डपटते रहना, नर्चर मतलब ज्यादा ख्याल रखना। तो जब भी आप किसी से बात करते हैं, आपका जो बिहेवियर है वो कैसे रिफ्लेक्ट होके आता है, वो कहीं ना कहीं जैसा आपके पेरेंट ने आपके साथ बिहेव किया है बचपन में, सेम वैसा ही बिहेवियर एज अ पेरेंट आपका निकल के आता है। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं ना, हमारी ईगो स्टेट उस टाइम पे कई बार पेरेंट की होती है, कई बार चाइल्ड की होती है और कई बार एडल्ट की भी होती है, ठीक है। तीनों में से एक होती है, या तो पेरेंट या फिर चाइल्ड या फिर एडल्ट। बट कहीं ना कहीं चाइल्ड वाली ईगो स्टेट जो है वो आपका रिफ्लेक्शन होता है जैसे आप खुद थे बचपन, कि जहां पर आप थोड़ा जिद, ठीक है, थोड़ा आपके अंदर वैसा आता है इम्पल्सिव टाइप का बिहेवियर, ठीक है। तीनों में से मतलब बेसिकली यू शोन इम्पल्सिव टाइप ऑफ बिहेवियर, कहीं ना कहीं चाइल्ड वाली ईगो स्टेट, ठीक है, इन दैट स्टेज, चाइल्ड वाले में। बट एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में कहीं ना कहीं आपका जो बिहेवियर होता है जहां पर आप थोड़ा रीजनेबल होता है और ठीक है लॉजिकल, थोड़ा आपके अंदर वैसा आता है। ईगो स्टेट में सबसे जो बेस्ट होती है, मतलब बेसिकली कौन सी होती है, इम्पल्सिव टाइप एडल्ट ईगो बिहेवियर। ये आपकी कहीं ना कहीं, ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड वाले में। चाइल्ड को बैलेंस में क्या होता है, एडल्ट में कहीं ना कहीं आपका लॉजिकल बिहेवियर होता है जहाँ पर आप थोड़ा रीजनेबल होता है आपका और ठीक है लॉजिकल, थोड़ा आपके अंदर वैसा आता है। ईगो स्टेट सबसे जो बेस्ट होती है ट्रांजैक्शन एनालिसिस आपका वो किससे रिलेटेड ईगो बिहेवियर। ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्या है आपका, ठीक है, पेरेंट इज रिलेटेड टू चाइल्ड वाले में। चाइल्ड इज बैलेंस में क्या होता है, लर्निंग की एटीट्यूड आपका लॉजिकल बिहेवियर जहां पर आप थोड़ा रीजनेबल होता है, रिलेटेड है आपका लॉजिकल, थोड़ा आपके अंदर रीजनेबल आता है। ईगो एटीट्यूड जो रिलेटेड है ट्रांजैक्शन एनालिसिस है आपका वो किससे रिलेटेड ईगो बिहेवियर। ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्या है आपका, ठीक है, पेरेंट रिलेटेड चाइल्ड वाले में। चाइल्ड इज बैलेंस में क्या होता है, लर्निंग की लॉजिकल बिहेवियर जहां पर आप थोड़ा रीजनेबल होता है, रिलेटेड है लॉजिकल, थोड़ा आपके अंदर एटीट्यूड रिलेटेड है। ट्रांजैक्शन एनालिसिस है आपका, यहां पे आपका एडल्ट ईगो बिहेवियर। ट्रांजैक्शन एनालिसिस है आपका, ठीक है, पेरेंट रिलेटेड चाइल्ड वाले। चाइल्ड इज बैलेंस पेरेंट टाइप में बात कर रहे हैं कि हमारा लॉजिकल जहाँ पर थोड़ा आपके अंदर ट्रांजैक्शन एनालिसिस यहाँ पे आपका एडल्ट ईगो चाइल्ड बैलेंस पेरेंट टाइप में बात कर रहे हैं कि हमारा जहाँ पर
थोड़ा आपके अंदर या लर्निंग एटीट्यूड से रिलेटेड है, ट्रांसफर एनालिसिस यहाँ पे आपका एडल्ट ईगो ये जानकारी ठीक है, पेरेंट टाइप में बात कर रहे हैं कि जहाँ पर थोड़ा आपके अंदर या लर्निंग एटीट्यूड से रिलेटेड है, ट्रांसफर एनालिसिस यहाँ हेलो